दोस्तों, आज हम आपको एक घोड़ी के इंसानी बच्चा पैदा करने का वाकया सुनाने वाले हैं। जब लोगों को पता चला कि घोड़ी ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया है, तो क्या हुआ? आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर करें। गांव की हर गली से वाकिफ थी मैं। हर चौखट, हर दहलीज मुझे जानती थी। मैं शमा, इस गांव की दाई। जाने कितनी औरतों के दर्द की गवाह बनी थी, जाने कितने बच्चों की पहली चीख सुनी थी। मेरी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इसी गांव की औरतों की ममता और तकलीफें बांटते हुए गुजर गया था। जब भी किसी घर में नया मेहमान आने वाला होता, मुझे सबसे पहले खबर दी जाती। गांव की आधी से ज्यादा औरतों ने मेरे हाथों से अपने बच्चों को इस दुनिया में आते देखा था। मुझे इन गलियों से, इन घरों से और यहाँ के लोगों से एक अजीब सा लगाव हो गया था। लेकिन जब आज मैं अपने घर में लेटी थी, तो अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो वहां पर शाहिद मौजूद था। उसने मुझे देखते ही कहा, माँ, आज मुझे आपकी जरूरत पड़ गई है। उसकी आवाज भारी थी, उसमें एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे डर हो कि मैं मना न कर दूं। मैंने हैरानी से उसे देखा। मुझे? तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे घर में तो ऐसा कोई मामला ही नहीं हो सकता। तुम्हारी बीवी तो बांझ है। शाहिद के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द की परछाई लहराई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए घबराकर कहा, नहीं, नहीं, मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन मेरी बीवी के लिए नहीं। मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। वह कुछ कहना चाहता था, पर लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे। तो फिर किसके लिए? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, मुझे आपकी जरूरत बन्नो के लिए है। बन्नो? मैं एक पल के लिए ठिठक गई। बन्नो उसकी घोड़ी का नाम था। अब मेरी समझ में सब कुछ आ चुका था, लेकिन फिर भी सवाल ये था कि गांव की दाई का घोड़ी से क्या ताल्लुक? आखिर ये कैसा मामला था जिसने शाहिद जैसे मजबूत इंसान को इस कदर तोड़ दिया था? खैर, मैं ज्यादा देर सोच में नहीं पड़ी। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। आखिरकार एक घोड़ी के यहाँ विलादत होने वाली थी। मेरे लिए ये कोई अजूबा नहीं था, लेकिन शाहिद की हालत देखकर मुझे एहसास हो गया था कि मामला सिर्फ इतना ही नहीं था। शाहिद को अपनी घोड़ी से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम बन्नो रखा हुआ था और पूरे गांव को पता था कि उसके दिल में इस घोड़ी के लिए कितनी जगह थी। वो उसका इस तरह ख्याल रखता था जैसे कोई अपनी औलाद का रखे। ठंडी रातों में उसके लिए गर्म कपड़े सिलवाता, गर्मियों में उसे छांव में रखता। उसके लिए एक अलग कमरा बनवा रखा था, जहां उसके खाने पीने से लेकर आराम करने तक हर चीज का खास इंतजाम था। जब भी कोई शाहिद से पूछता कि वो अपनी घोड़ी के लिए इतना सब क्यों करता है, तो उसका एक ही जवाब होता, जब से इसे लेकर आया हूं, मेरी जिंदगी बदल गई है, मेरे हालात भी बदल गए हैं। बन्नो वाकई बेहद खूबसूरत थी। वो भीतल नस्ल की थी, ऊंची, मजबूत, सफेद रंग की चमकती हुई घोड़ी। ऐसी घोड़ी मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। उसका जिस्म ऐसा था जैसे संगमरमर का हो, और उसकी चाल में एक अलग ही रौब था। मैं शाहिद के घर पहुंची और देखा कि बन्नो जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने पास जाकर देखा, उसके पेट में हरकत हो रही थी। मुझे समझते देर न लगी कि वक्त करीब आ चुका था। मैं जमीन पर बैठ गई। मुझे लगा कि मेरा ज्यादा काम नहीं होगा, बस थोड़ी देखरेख करनी होगी। लेकिन तभी मेरी नजर ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या हो गया था? मैंने शाहिद को झकझोर कर कहा, यह क्या मामला है शाहिद? पता करो कि ये किसकी हरकत है। शाहिद भी हैरान था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे खुद नहीं पता अम्मा, ये सब कैसे हुआ? उसकी आवाज में घबराहट थी। लेकिन जब पता किया गया कि ये किसकी कारस्तानी है, तो जमीन तो खिसकनी ही थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे सर से आसमान भी उड़ गया। अब शाहिद खुद भी किसी से नजरें नहीं मिला सकता था। लोग कहते हैं कि एक माँ के जज्बात सिर्फ औरत में नहीं होते, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनके दिल में भी औलाद की तड़प होती है।
औलाद पैदा करने का ख्वाब सिर्फ औरत का नहीं होता, कई मर्द भी इस ख्वाब को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान बना लेते हैं, यानी उन्हें भी औलाद की बहुत फिक्र होती है। शाहिद भी उन्हीं में से एक था। मैं उसे तब से जानती थी जब वो इसी गांव की गलियों में नंगे पांव दौड़ा करता था। वो मेरे ही हाथों पैदा हुआ था। उसकी माँ बहुत अच्छी औरत थी, नेक, सीधी सादी और हर किसी के साथ भला करने वाली। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी। उसके जाने के बाद शाहिद के घर में उसकी बीवी रह गई थी। शाहिद की बीवी बस एक मुनासिब सी औरत थी, ना ज्यादा बोलने वाली, ना ज्यादा हंसने वाली, बस अपने काम से काम रखने वाली। लोगों से मिलना जुलना कम करती थी और अक्सर अपने घर की चारदीवारी में ही गुमसुम रहती थी। इस खामोशी की सबसे बड़ी वजह थी उसकी बेऔलादी। वो बांझ थी। वो कई बार मेरे पास आई थी। मेरे पास इस गांव की हर औरत किसी न किसी मसले के लिए आती थी और वो भी अपनी ममता की तड़प लिए आती। मैं दाई थी, लोगों की तकलीफों से वाकिफ थी। वो मुझसे कोई ना कोई दवाई लेकर जाती थी, शायद इसी उम्मीद में कि कभी कोई चमत्कार हो जाए। एक दिन मैंने उससे कहा, बेटी, तेरा मसला यहाँ की दवाई से हल नहीं होगा। तुझे शहर जाकर एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकाल लिए हैं, शायद तेरा इलाज हो जाए। लेकिन उसकी आंखों में एक बुझा बुझा सा दर्द था। उसने कंधे उचकाए और कहा, अम्मा, आपको तो पता है हम गरीब लोग हैं। शाहिद कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा। इतने पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। बात वहीं खत्म हो गई और इस तरह जिंदगी अपनी चाल चलती रही। उसकी तकलीफ भी चलती रही। लेकिन फिर एक दिन जब वो यानी शाहिद कहीं से एक घोड़ी का बच्चा उठा लाया तो शाहिद की जिंदगी ही बदल गई। ये छोटी सी घोड़ी थी, बिल्कुल नन्ही। शाहिद उसे इस तरह उठा लाया जैसे उसके यहाँ खुद औलाद पैदा हो गई हो। उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसा मैंने नए बापों की आंखों में देखा था। जैसे कोई अपने पहले बच्चे को गोद में उठाता है, वैसे ही वो उस घोड़ी को उठा लाया था। उसने उस घोड़ी का नाम रखा बन्नो। और फिर वो दिन और आज का दिन शाहिद के लिए बन्नो उसकी दुनिया बन गई। उसकी सुबह बन्नो, उसकी शाम बन्नो। वो उसकी देखभाल इस तरह करता जैसे लोग अपनी औलाद की करते हैं। उसे अच्छे से अच्छा चारा खिलाता, ठंड में उसे गर्म कपड़े पहनाता, गर्मी में उसके लिए छांव का इंतजाम करता। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। बन्नो भी वक्त के साथ बड़ी हो गई। वो अब दूध देने लगी थी। उसके दूध की सफेदी देखकर ही लोग अंदाजा लगा लेते कि शाहिद ने इसका कितना ख्याल रखा होगा। मैं बूढ़ी औरत थी, मेरी हड्डियों में अब वो ताकत नहीं थी। मैंने एक दिन उससे कहा, बेटा, पांव भर दूध मेरे लिए रख दिया कर, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। उसने सिर झुकाया और बोला, अम्मा, जब तक बन्नो है आपके लिए दूध हमेशा रहेगा। लेकिन आज शाहिद की हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। वो ऐसा बैठा था जैसे उसके अपने ही घर का कोई बड़ा हादसा हो गया हो। सर पकड़कर जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कई घंटे से रो रहा हो। वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। लोग इकट्ठे थे, फुसफुसा रहे थे। कोई कहता, ये देखो, घोड़ी के लिए ऐसा हाल हो गया इसका। कोई कहता, अब देखना, ये इसको भी इंसान के बराबर कफन दफन देगा। पर मैं जानती थी कि ये मजाक की बात नहीं थी। शाहिद के लिए बन्नो सिर्फ एक घोड़ी नहीं थी, वो उसकी औलाद थी, उसका घर था, उसकी जिंदगी का सहारा थी। और अब जो कुछ हुआ था वो उसकी आंखों के सामने से जिंदगी की आखिरी उम्मीद छीन ले गया था। मुझे समझ में आ चुका था कि मामला जितना बाहर से दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा संगीन था। शमादाई आगे कहती है कि जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। पहले तो मुझे लगा कि कोई आम मामला होगा, लेकिन जब मैंने सुना कि बाहर खड़ा शख्स लगातार मेरा नाम पुकार रहा है तो मैं समझ गई कि कुछ खास बात है। दरवाजा खोला तो देखा शाहिद था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर परेशानी की शिकनें साफ दिख रही थीं। उसने कहा, खाला, मेरी घोड़ी के यहाँ विलादत होने वाली है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने उसे घूर कर देखा। तेरी घोड़ी अकेली है, बन्नों के साथ तो कोई नर घोड़ा था नहीं, फिर ये कैसे हो सकता है? शाहिद ने सिर झुका लिया।
मुझे नहीं पता खाला, बस आप चलिए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं इनकार नहीं कर सकी। पहले तो मुझे लगा कि कोई और मामला है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के यहाँ तो औलाद हो नहीं सकती। उस लड़की की अपनी ही दुनिया थी। वो शाहिद को पसंद भी नहीं करती थी, कहती थी माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। वो अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने आना जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। गांव की औरतों के बीच उसकी बांझ होने की चर्चा आम थी। गांव में किसी औरत का बांझ होना बहुत बुरा माना जाता था। ये उस औरत की मजबूरी थी, लेकिन लोग इसे उसके गुनाह की तरह गिनते थे। शाहिद ने घर में एक बड़ा कमरा बनाया था, लेकिन वो अपनी बीवी के लिए नहीं, बल्कि बन्नो के लिए था। जब मैं वहां पहुंची तो देखा बन्नो अंदर बैठी थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह लेटी हुई थी, उसकी आंखें बोझिल थीं, सांसें तेज चल रही थीं। मैंने शाहिद की तरफ देखा। देख, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन जो जानवरों का डॉक्टर था ना, वो तो गांव छोड़कर चला गया है, इसीलिए चल मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। शाहिद ने राहत की सांस ली और दरवाजे से हटकर मुझे अंदर आने दिया। मैं अंदर जाकर बैठ गई, अपने साथ अपना हुक्का भी रख लिया। मेरा ख्याल था कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर बैठकर बन्नों को देख लूंगी और शाहिद को कुछ हिदायतें दे दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अजीब दिन होने वाला था। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि मैं खुद भी हैरान रह जाऊंगी। मैंने शाहिद को इशारे से बाहर भेज दिया और खुद हुक्का पीने लगी। कमरे में हल्का धुआं फैलने लगा। बन्नो कराह रही थी, उसके पेट की हरकतें बता रही थीं कि कुछ होने वाला है। मैं उसके पास गई, उसके माथे पर हाथ फेरा। उसका बदन गर्म था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि मामला आसान नहीं है। अभी मैं यही सोच रही थी कि अचानक मुझे अपने आसपास किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गई। ये क्या था? ये आवाज कहां से आ रही थी? क्या ये मेरे दिमाग का वहम था? इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे कि कई बार ऐसा लगता था कि बच्चों के रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही हो। लेकिन ये आवाज इतनी साफ थी, इतनी हकीकत जैसी कि मैंने आंखें मलकर इधर उधर देखा। और फिर जो मैंने देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। बन्नो अभी भी जमीन पर लेटी थी। उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसके ठीक पास एक बच्चा पड़ा हुआ था, एक इंसानी बच्चा। वो रो रहा था। मैं पत्थर की तरह वहीं खड़ी रह गई। ये कैसे हो सकता था? मैंने बन्नो को गौर से देखा। उसकी थकान भरी आंखें, बिखरी हुई सांसें और उसका पेट जो पहले से छोटा लग रहा था, ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। लेकिन वहां जमीन पर पड़ा वो बच्चा, जिसकी हल्की हल्की रोने की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। मैंने झटपट बच्चे को उठाया, अपनी चादर में लपेटा और तेजी से बाहर निकलने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। जब मैं बाहर पहुंची तो देखा कि सामने शाहिद की बीवी और गांव की एक औरत खड़ी थी। शायद वो औरत दूध लेने आई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथों में लिपटे हुए बच्चे पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शाहिद की बीवी भी हैरत से मुझे घूरने लगी। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, अम्मा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में सवालों की बाढ़ थी, लेकिन मेरे पास भी जवाब नहीं थे। मैंने ठंडी सांस ली और कहा, बच्चा है बेटा, देख नहीं रही? एक नन्हा सा प्यारा बच्चा। उसकी आंखें फैल गईं। बच्चा? पर ये बच्चा आया कहां से? बन्नो तो घोड़ी है, ये बच्चा इंसानी कैसे हो सकता है? मैंने उसकी बात सुनी, पर मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं था। मेरे दिमाग में भी यही सवाल गूंज रहा था, ये बच्चा आया कहां से? मैंने खुद अपनी आंखों से बन्नो के पास इसे पड़ा देखा था, और फिर घोड़ी का पेट भी छोटा हो गया था, जैसे उसने उसके पेट में से कोई चीज निकल गई हो। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि इस बच्चे को अब देखभाल की सख्त जरूरत थी। छोड़ ये सब सवाल, पहले इस बच्चे को संभाल, नहीं तो ठंड से बीमार हो जाएगा, मैंने झुंझलाते हुए कहा। शाहिद की बीवी के चेहरे पर कुछ पल के लिए एक अजीब सा रंग आया। फिर उसने जल्दी से मेरे हाथ से बच्चा ले लिया और अपने आंचल में लपेट लिया।
उसकी गोद में जाते ही बच्चा कुछ शांत सा हो गया। वो तेजी से अंदर जाने लगी, शायद अपने घर के अंदर जहां ज्यादा सुकून था। लेकिन तभी शाहिद आ गया। उसने हमें देखा और कुछ अजीब सा महसूस किया। पन्नो कैसी है अम्मा? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में परेशानी और प्यार की छाया थी। वो हमेशा से अपनी घोड़ी को औलाद से बढ़कर चाहता था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बन्नो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मसले खड़े हो गए हैं जो तू कभी ठीक नहीं कर सकेगा। उसने भौंचक्का होकर मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने धीरे से कहा, तेरी घोड़ी के यहाँ विलादत हुई है, एक बच्चा पैदा हुआ है। वो थोड़ा बेताब हुआ। बच्चा कैसा है अम्मा? मैंने उसके चेहरे पर गहरी नजर डाली और धीरे से कहा, इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। मेरी यह बात सुनते ही शाहिद के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न खड़ा रहा, फिर एकदम जोर से हंस पड़ा। अम्मा, ये क्या मजाक कर रही हो? आप नींद से जागी हो, इसका मतलब ये नहीं कि हवा में बातें करो। अगर आपको नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ, लेकिन ऐसा मजाक मत करो। इंसानी बच्चा घोड़ी के पेट से कैसे पैदा हो सकता है? यह नामुमकिन है। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। मजाक कर रही हूँ? जा, अंदर जा और अपनी बीवी को देख। देख, उसने क्या लिया है अपनी गोद में। शाहिद ने मेरी तरफ कुछ देर तक देखा, फिर पागलों की तरह घर के अंदर भागा। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। अंदर जाकर जो मंजर देखा, उसने सबकी आंखें फाड़ दी। शाहिद की बीवी बच्चे को अपनी गोद में लिटा चुकी थी। उसने एक औरत को कहा था कि अपने घर से फीडर और दूध ले आए, क्योंकि उस औरत के यहाँ भी हाल ही में बच्चा पैदा हुआ था। वह औरत तुरंत भागकर आई और उसने शाहिद की बीवी को दूध और फीडर दे दिया। शाहिद की बीवी ने बड़ी नरमी से बच्चे के मुंह में फीडर लगाया। बच्चा भूखा था। दूध मिलते ही उसने अपनी छोटी छोटी हथेलियां हिलानी शुरू कर दी। मैंने झुककर ध्यान से बच्चे को देखा। वह बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद लग रहा था। कोई कमजोरी, कोई बीमारी नहीं थी। दूध पीकर वह चैन से सो गया, पर मुझे मालूम था कि अब इस घर में चैन नहीं रहने वाला था। शाहिद अब तक सदमे में था। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन लफ्ज नहीं मिल रहे थे। उसकी बीवी ने बच्चे को अपने सीने से लगाया और हल्की आवाज में कहा, ये जो भी है अब मेरे पास है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। पर अब असल सवाल था, ये बच्चा आखिर आया कहां से? ये कैसी विलादत थी? और सबसे बड़ी बात, क्या यह सच में बन्नो का ही बच्चा था? शाहिद तो जैसे जमीन में धंस गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कौन सा जमाना आ गया है? ये क्या हो गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, शाहिद, हमने तेरे साथ कोई खेल नहीं खेला। ये सब तेरी आंखों के सामने हुआ है। तू खुद देख ले कि तेरी घोड़ी थी, तेरे पास रहती थी, तू इसका ख्याल करता था। अब ये सब कैसे हो गया? हमें भी समझ नहीं आ रहा। शाहिद ने घबराकर मेरी तरफ देखा और बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बन्नो के यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा, और अगर होगा भी तो कोई मेमना या घोड़ी का बच्चा होगा। लेकिन ये इंसानी बच्चा कहाँ से आ गया? इतना सुनते ही मेरी नजर शाहिद की बीवी सना पर पड़ी। उसकी हालत कुछ अलग थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। उल्टा उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बच्चे को इस तरह अपनी गोद में लिए बैठी थी जैसे अगर उसने जरा भी ढीला किया तो बच्चा उससे छिन जाएगा। मैं सना को पहले से जानती थी। वो कभी भी बच्चों को लेकर उतनी बेताब नहीं थी। जब भी मैं उससे पूछती कि तुझे बच्चे पसंद हैं, तो वो बस सिर हिलाकर कहती, अम्मा, मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं रखती। मेरे बच्चे नहीं हुए तो बस नहीं हुए, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? लेकिन आज वो उस बच्चे को ऐसे पकड़े थी जैसे वो उसी का हो। उसके चेहरे की ममता किसी भी माँ से कम नहीं लग रही थी। मैंने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, सना, तू कुछ बोलेगी भी या बस खामोश ही रहेगी? ये सब कैसे हुआ? ये बच्चा आखिर आया कहां से? सना ने मेरी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं क्या बोलूं अम्मा? मेरे बोलने से क्या होगा?
ये बच्चा हमारे घर आया है, हमारी जिंदगी में था। अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें इसे अपनाना होगा। उसकी आवाज में कोई डर, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन शाहिद इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो गुस्से से उठा, पास रखा एक गिलास उठाया और जमीन पर दे मारा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसने तेज आवाज में कहा, सना, क्या तू मुझ पर शक कर रही है? तू ये क्या कह रही है? सना ने गहरी सांस ली, बच्चे को और करीब किया और कहा, नहीं शाहिद, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, लेकिन तुम ही बताओ कि ये सब कैसे हुआ। शाहिद की आंखों में अजीब सा खौफ था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अम्मा, इस बच्चे का क्या करें? इसे कहां लेकर जाएं? क्या लोग हम पर उंगलियां नहीं उठाएंगे? क्या कोई इस पर यकीन करेगा? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, सना ने बच्चे को और मजबूती से पकड़ लिया और लगभग चिल्लाकर कहा, इसे कहीं नहीं ले जाना, ये यहीं रहेगा। मैंने सना को देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था। वो वही सना थी जो कभी औलाद के लिए तड़पती नहीं थी, लेकिन आज ये बच्चा उसके लिए पूरी दुनिया बन चुका था। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे देता है तो वो खामोश हो जाता है। शाहिद के साथ भी यही हुआ। वो चुपचाप उठा, एक लंबी नजर सना और उस बच्चे पर डाली और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। अब सना और वो बच्चा अकेले रह गए थे और मैं समझ गई थी कि ये मामला अब और ज्यादा उलझने वाला था। अब सना रोने लगी। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, देखे ना अम्मा, मैंने इनसे कितनी बार कहा कि हम किसी का बच्चा लेके पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में तो लोगों के बच्चे जवान हो जाते हैं, मगर ना ये मुझे कभी डॉक्टर के पास ले गए, ना किसी हकीम या किसी पीर फकीर के पास। इन्होंने तो कभी मेरी तकलीफ समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझसे ज्यादा तो इनको इस घोड़ी से ही मोहब्बत थी। सना के लफ्जों में नाराजगी के साथ साथ गम भी था। अगर मैं किसी से औलाद लेने की बात करती तो मुझे 1000 बातें सुनानी थीं। जब मैंने कहा कि शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा। बस अपनी घोड़ी से मोहब्बत करता रहा। उसने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, एक दिन तो मुझे कहता था कि ये घोड़ी ही मेरा सब कुछ है, और अगर मैं इसका कोई काम ठीक से ना करूं तो मुझसे लड़ाई करता था। गुस्से में कहता था कि तलाक दे दूंगा। अब देखें, इसी घोड़ी की वजह से इसका नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया, लेकिन अच्छे अल्फाज में नहीं। क्षमादाई कहती है कि उसके बाद मैं अपने घर आ गई और रात गुजरी और अगला दिन गुजरने लगा और शाम हो गई। शाम के वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा अब कौन आ गया। मैंने दरवाजा खोला तो फिर से शाहिद था। वह सीधे मेरे घर आ गया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। अम्मा, एक बुरी खबर है, उसने घुटी हुई आवाज में कहा। मैं घबरा गई। क्या हुआ शाहिद? खैर तो है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बन्नो इस दुनिया से चली गई। मैं अभी अभी उसे दफना कर आया हूं। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बन्नो यानी उसकी घोड़ी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने गमगीन आवाज में कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ शाहिद। यह सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा। मैं पहली बार उसे इस कदर टूटा हुआ देख रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, ये मेरे साथ क्या अजीब मामला हो गया। पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं किस किस को जवाब दूंगा? मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने गहरी सांस ली और कहा, देख, इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अगर तेरी बीवी इसे पालना चाहती है तो शायद यही उसकी जिंदगी में लिखा था। शाहिद ने मेरी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने गुस्से में कहा, अम्मा, नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे ये पता लगाना है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। बन्नों के साथ किसने ये सब किया। ये किसी और के गुनाह की सजा है, हमारे गुनाह की नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शाहिद, हमने कौन सा गुनाह किया? बच्चा तेरी बीवी के पास ही है, लेकिन शायद तुझसे नहीं है। यह सुनकर शाहिद चौंक गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं।
उसने मेरी तरफ देखा और तड़पती आवाज में कहा, क्या मतलब अम्मा? आप ये बात हवा में नहीं कर सकती। आपके पास कोई सबूत होना चाहिए। मैंने ठंडी सांस भरी और कहा, सबूत तो यही है कि तेरी बीवी इस बच्चे से अलग होने को तैयार ही नहीं। उसे ऐसे गले से लगाए बैठी है जैसे अगर उसे खुद से दूर करेगी तो उसकी जान निकल जाएगी। ऐसी मोहब्बत तो एक माँ ही कर सकती है जिसने अपने जिस्म से बच्चे को जन्म दिया हो। और माँ की मोहब्बत तो उस वक्त और बढ़ जाती है जब बच्चा उसकी गोद में आ जाता है। तू खुद बता, तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? शाहिद के माथे पर बल पड़ गए। वह सोच में डूब गया। फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता अम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो सच में माँ बनने वाली थी तो मुझे कैसे नहीं पता चला? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, शाहिद, तेरी बीवी कोई हल्की फुल्की औरत नहीं थी। अरे अगर वो माँ बनने वाली होती तो तुझे क्या, पूरे खानदान को पता चल जाता। और फिर तू भी तो पिछले दिनों जमात में गया था, तुझे याद है? शाहिद सोचने लगा। उसने कहा, हाँ अम्मा, बात तो सच है। मैं जमात में गया था और परसों ही वापस आया हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, मेरा भी तजुर्बा है बेटा। ये बच्चा एक दिन का नहीं, ये कम से कम 4-5 दिन का है। शाहिद के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसने अपनी बीवी को हमेशा एक वफादार औरत समझा था, लेकिन अब जो हालात सामने थे वो उसकी सोच से परे थे। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये बच्चा उसकी बीवी का हो सकता है। लेकिन अम्मा की बातों में भी सच्चाई लग रही थी। अगर सच में ये बच्चा उसकी बीवी का था तो फिर बन्नों को क्यों मारा गया? क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? शाहिद उलझन में था। उसने सोचा कि उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। वो अपने घर से बाहर निकला और मोहल्ले में पूछताछ करने लगा। उसने सबसे पहले पड़ोस में रहने वाले शमशेर चाचा से पूछा, चाचा, इन दिनों हमारे घर के आसपास कोई अजनबी आदमी तो नहीं देखा आपने? शमशेर चाचा ने माथे पर हाथ रखते हुए सोचा, फिर बोले, बेटा, अब हम बूढ़े हो चले हैं, हर चीज पर गौर नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, 2-3 दिन पहले एक अजनबी आदमी को तुम्हारे घर के पास देखा था। लंबा चौड़ा काले कपड़े पहने हुए था। अंधेरे में उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाया। शाहिद का दिमाग दौड़ने लगा। कौन हो सकता है वो आदमी? उसने कुछ और लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। हर कोई बस सुनी सुनाई बातें कर रहा था। इधर अम्मा ने भी ठान लिया था कि इस राज्य से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। वो सीधा शाहिद के घर पहुंच गई। अंदर जाकर देखा तो सना बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। अम्मा ने उसे गौर से देखा। उन्होंने कहा, सना बेटी, मैं तेरी मदद करने आई हूँ। बच्चा अभी बहुत छोटा है, तुझे आराम की जरूरत है। मुझे दे, मैं इसे संभाल लेती हूँ। तू जाकर थोड़ा आराम कर ले। सना ने घबराहट से बच्चे को और कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अम्मा को उसका यह बर्ताव अजीब लगा। आमतौर पर जब औरत बच्चा जनती है तो वो इतनी जल्दी कामकाज में नहीं लगती, लेकिन सना तो पूरी तरह से ठीक नजर आ रही थी। अम्मा को अब शक होने लगा कि उनका पहला अंदाजा गलत था। अगर ये बच्चा सना का होता तो उसके जिस्म पर कोई तो निशान होते, कोई कमजोरी तो होती, मगर वो एकदम तरोताजा लग रही थी। तो फिर ये बच्चा आया कहां से? इधर शाहिद घर लौटा। उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसने अम्मा से कहा, मैंने बहुत पूछताछ की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। एक आदमी के बारे में सुना है, पर कोई पक्की बात नहीं बता सका। अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, अब हमें औरतों के अंदाजे से निकलकर हकीकत की तरफ जाना होगा। हमें कुछ ठोस सबूत चाहिए। जब तक हमारे पास सबूत नहीं होगा, तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। शाहिद ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर का शक और बढ़ गया था। शमादाई आगे कहती हैं कि मैंने साजिश से कहा, अब तू आराम से बैठ, मैं और तुम्हें जाकर पता लगाती हूँ ये किसकी हरकत है। इसके बाद मैं अपने घर आ गई और लेट गई। ये दिन भी आराम से गुजरने लगा। अचानक शाम के वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। मैंने पूछा, क्या बात है?
उसने कहा, सलीमा ताई के घर चलो, उनकी बेटी लाइबा की तबीयत खराब है। ये सुनकर मैं सलीमा के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में सोच रही थी कि आखिर उसकी बेटी लाइबा की तबीयत को अचानक क्या हो गया। वो तो जवान और तंदुरुस्त लड़की थी, पूरे गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। उसकी मां सलीमा भी बहुत परेशान लग रही थी। मैं जैसे ही उनके घर पहुंची, देखा कि लाइबा चारपाई पर लेटी हुई थी। चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले धब्बे उभर आए थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे देखकर सलीमा दौड़कर मेरे पास आई और बोली, अम्मा, मेरी बेटी को देखो, पता नहीं इसे क्या हो गया है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने लाइबा की नब्ज देखी, उसका माथा सहलाया और फिर गौर से उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। मैंने सब लोगों से कहा, तुम सब बाहर चले जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ पूछना है। मेरी बात सुनकर घर के सब लोग बाहर चले गए। जब सब चले गए तो मैंने उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ नीचे कर दिया और कहा, अम्मा, तुम मुझे बचा लो। मैंने कहा, तेरे साथ क्या हुआ है? उसने जब मुझे दिखाया तो मैं समझ गई कि ये हामिला थी और इसने बच्चों को जन्म दिया है। मैंने कहा, तेरा बच्चा कहाँ है? लाइबा ने कहा, वो बच्चा तो मैंने सना को दे दिया। मैंने पूछा, सना तेरी कौन है? उसने कहा, सना मेरी सहेली है। मैंने कहा, उस बच्चे का बाप कौन था? तू तो शादीशुदा नहीं है। उसने कहा कि बराबर में एक लड़का काम करता था जिसके प्यार में मैं पागल हो गई थी। 10 महीने पहले वह मुझे छोड़कर चला गया और उससे मिलने के नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ है। जब मेरे बच्चा पैदा होने वाला था तो मैं अपने मामू के घर चली गई। मेरे मामू की आंखें नहीं हैं, यानी उन्हें दिखाई नहीं देता है, और मेरी मामी का इंतकाल हो चुका है। उनकी एक बेटी है। मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया और उसने मेरी मदद की। ये बात मेरी सहेली सना को भी पता थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो मैं और सना बन्नों की झोपड़ी में गई थी। उस वक्त आप हुक्का पीकर सो रही थी। हमने पास ही चुपके से उस बच्चे को लिटा दिया और जल्दी से वापस आ गए। लोगों को पता ही नहीं चला कि यह सब कुछ कैसे हो गया, और हमने बानों के साथ भी कुछ नहीं किया है। उसकी तबीयत अपने आप ही खराब हुई थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। शमादाई आगे कहती हैं, लाइबा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, आप बाहर जाकर कह दें कि लाइबा की तबीयत खराब है। मैंने 2-3 दिन की दवाई दी है, वह ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो होना था वह तो अब हो गया है। मैंने कहा, मैं बस इसलिए चुप हो रही हूँ क्योंकि यह उस छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, वरना मैं सब सच सच बता देती। खैर, मैंने उसे कुछ दवाई दी और कमरे से बाहर निकल आई। मैंने बाहर जाकर कह दिया कि लाइबा की तबीयत खराब है, आप लोग इसे कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम करवाएं, इसके बाद ठीक हो जाएगी। इससे ज्यादा सवाल जवाब न करें। इधर मैंने शाहिद को भी समझा लिया। मैंने उससे कहा, जो होना था सो हो गया। अब ये बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया हो, अब ये तेरी औलाद है, इसे अपना ले और पाल। शाहिद मेरे सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा है। फिर उसने धीमे से कहा, अम्मा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जो कुछ हुआ वो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं, मगर आपने सही कहा, ये बच्चा अब मेरा ही है। मैं इसे अपना लूंगा, लेकिन क्या? मैंने पूछा। लेकिन मुझे सना से इस बारे में बात करनी होगी। मैं देखना चाहता हूं कि वो इस बच्चे को किस नजर से देखती है। मैंने सिर हिलाया। सना से बात कर ले, मगर ध्यान रखना कि तेरी बातों से उसके दिल में कोई शक या दुख ना आ जाए। अब ये सिर्फ तेरा नहीं, बल्कि तुम दोनों का फैसला है। शाहिद सिर झुकाए अंदर चला गया। मैंने राहत की सांस ली कि यह मसला यहीं सुलझ गया। अगर ये राज खुल जाता तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सना बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों में ममता थी, प्यार था और एक अजीब सा सुकून भी। मैंने महसूस किया कि वो इस बच्चे को पूरी तरह अपना चुकी है। अब शाहिद की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। कारोबार भी अच्छा चलने लगा। लेकिन लाइबा अपनी शादी के बाद दूसरे गांव चली गई। किसी को कभी उसकी सच्चाई का पता नहीं चला, मगर जब भी मैं उसे देखती, उसकी आंखों में एक अनकही बेचैनी होती।
वो हंसती बोलती जरूर थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस रात का राज छुपाए हुए थीं। और मैंने ये समझ लिया था कि कभी कभी कुछ राज हमेशा राज ही रहने में भलाई होती है।